हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी। मैं अमित वर्मा आज आपको क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सभी को आपसे डिस्कस करने वाला हूं। और साथियों, ये जो क्वेश्चन आंसर हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तथा अन्य एजुकेशन बोर्ड के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। साथियों, इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप इन पीडीएफ्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे इसके प्रथम पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी ऑल चैप्टर सॉल्यूशंस में जाकर जो है इसके प्रथम भाग के भी क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं। तो साथियों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी सीएससी मेंटर्स वर्कशॉप इन एसोसिएशन विद द हिंदू। इन वर्कशॉप में आपको देश की जानी मानी हस्तियों के साथ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यूपीएससी से रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कशन किया जाएगा। यह सेशन जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। यह सेशन 11 दिसंबर को 5 PM पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर लाइव होगा। इन क्लासेस से आप अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कर पाएंगे तथा अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच जाएंगे। इस मेंटर्स वर्कशॉप में आपकी जो अगली क्लास होने वाली है वो होगी मेंस ऐसे राइटिंग से रिलेटेड। इस सेशन में फेमस एनवायरमेंटलिस्ट एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सुनीता नरेन मैम और अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स सुदर्शन गुर्जर सर जो हैं अर्बन क्राइसिस इन इंडिया यानी कि भारत में शहरी संकट पर डिस्कशन करेंगे। यह सेशन जो है हिंदी लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाएगा एंड इसके नोट्स अंग्रेजी में भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यह सेशन जो है 11 दिसंबर को 5 PM पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर लाइव होने वाला है। इन सेशन से आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हैं और इन क्लासेस को लाइव देखकर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। तो साथियों, बिना देरी किए हुए इसमें अपने आप को एनरोल करें। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, देन उस पर रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के बाद अपना गोल यूपीएससी सीएससी सिलेक्ट करना है। और इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर दोबारा से क्लिक करके इन क्लासेस में अपने आप को एक्सेस कर लेना है। इन क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आपको यूज़ करना है हमारा रेफरल कोड UNYT10। तो जैसे ही आप हमारा रेफरल कोड UNYT10 यूज़ करेंगे वैसे ही आप इन कक्षाओं में अपने आप को एक्सेस कर पाएंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो साथियों, एक विलयन है जो कि लिटमस को लाल से कैसा कर दे रहा है, नीला। यानी कि जब लिटमस जो है लाल से नीला हो रहा है तो विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय। तो साथियों, विलयन होगा क्षारीय, क्योंकि क्षारीय विलयन ही जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगर अम्लीय विलयन होता तो वह नीले लिटमस को कैसा करता, लाल करता। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब साथियों, आप जानते हैं कि प्रत्येक क्षारीय विलयन का, प्रत्येक क्षारीय पदार्थ का जो पीएच मान होता है वो कैसा होता है, 7 से अधिक होता है। ठीक है, जबकि अम्ल का, अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए में दिया है 1, ऑप्शन बी में दिया है 4 जो भी कैसा है 7 से कम है, दोनों 7 से कम है। सी ऑप्शन में दिया है 5 जो भी 7 से कम है। ऑप्शन डी में हमें दिया है 10 जो कि सही आंसर है, राइट आंसर है, क्योंकि यह जो मान है, यह जो पीएच मान है वो 7 से अधिक है। ठीक है, क्योंकि क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है और ऑप्शन में हमारा 7 से अधिक क्या है, 10। ठीक है, तो इसलिए वह विलयन संभवतः उस विलयन का पीएच मान जो है 10 हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। साथियों, यहाँ पे हमें संकेत भी दिया गया है
क्योंकि क्षारीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ठीक है, क्षारीय विलयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, जबकि अम्लीय विलयन नीले लिटमस को लाल करता है। इसके लिए क्या होगा, जो पीएच मान होगा वो 7 से बड़ा होगा। किसका? क्षारीय विलयन का। अगर हम बात करें अम्लीय विलयन की, तो अम्लीय विलयन में पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? तो इस विलयन में क्या होगा ये हमें बताना है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अंडे के कवच में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 पाया जाता है, जो कि हमारा क्या करता है, किसके साथ? HCl, हाइड्रोक्लोरिक। आंसर यहाँ पे सही होगा, हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, जो कि HCl के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एक गैस बनाता है। कौन सी गैस बनाता है? CO2 गैस बनाता है। कौन सी गैस बनाता है? CO2 गैस बनाता है, जिससे क्या होता है, जिससे हमारा जो चूने का पानी है वो दूधिया बन जाता है। किसके कारण? CO2 गैस के कारण। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? HCl। हमें यहाँ पर संकेत में दिया है क्योंकि अंडे के कवच में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके CO2 गैस बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा CO2 गैस बनाएगा, और ये CO2 गैस जो है वो चूने के पानी को दूधिया कर देगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NaOH का 10 ml विलयन हाइड्रोक्लोरिक के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के 20 विलयन का, उसी विलयन का 20 ml ले लें, तो इसे उदासीन करने के लिए कितने हाइड्रोक्लोरिक के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो साथियों, यहाँ पर कहा जा रहा है, जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका यदि हम 10 ml विलयन लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो हमें 8 ml जो है 8 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना होता है, इसको उदासीन करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए। ठीक है, यदि हम NaOH का, यानी कि हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका 20 ml विलयन ले लें, तो हमें कितने HCl विलयन की मात्रा की आवश्यकता होगी इसे न्यूट्रल करने के लिए, उदासीन करने के लिए? तो साथियों, यहाँ पर जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो रहा है वो हो रहा है डबल, तो यहाँ पर भी हमें डबल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता पड़ेगी, यानी 8 दूनी 16। तो 16 ml जो है विलयन की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके जो है हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के 20 ml विलयन को उदासीन कर पाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16 ml। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो साथियों, एंटीबायोटिक जिसे हम प्रतिजैविक कहते हैं, एनाल्जेसिक जिसे हम पीड़ाहारी कहते हैं, और C एंटासिड, D एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से अपच के उपचार के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? पहली बात तो ये कि हमारे शरीर में अपच की उपस्थिति कब पैदा होती है? साथियों, जब हमारा आमाशय जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो अधिक मात्रा में बनाने लगता है, तो हमारे शरीर में एसिड की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। तभी हमें क्या हो जाता है? एसिडिटी हो जाती है, यानी कि अपच हो जाता है। ठीक है, तो इसे ठीक करने के लिए हमें क्षारीय विलयन लेने की आवश्यकता पड़ती है, और इस क्षारीय विलयन को लेने के लिए हमारी जो औषधि का नाम है उसका नाम है एंटासिड। क्या है? एंटासिड, जो कि क्या करती है? अम्ल को उदासीन करती है, यानी अम्लीय मात्रा को नियंत्रित करती है। कौन? एंटासिड औषधि। आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न अभिक्रिया के पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। यहाँ पर कह रहे हैं ये जो अभिक्रियाएं हमें दी गई हैं 1 2 3 4, ठीक है, इनके पहले हमें शब्द समीकरण लिखने हैं,
उसके बाद हमें इनके संतुलित समीकरण लिखने हैं। तो पहला हमारा समीकरण है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, जब दानेदार जिंक जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें मिलता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो इसका रासायनिक सूत्र लिखेंगे हम। जो दानेदार जिंक या जिंक का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है Zn। ठीक है। इसके बाद हम सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है हमारा वो होता है H2SO4। ठीक है, H2SO4 जो कि कैसी मात्रा में है? जो कि विलयन मात्रा में है, जलीय विलयन है। ठीक है। अभिक्रिया कराई हमने तो हमें क्या प्राप्त हुआ? जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। अब हमसे कहा गया कि पहले तो रासायनिक समीकरण लिखिए और रासायनिक समीकरण के लिखने के बाद में उसे संतुलित भी कीजिए। तो हम देखते हैं कि यह जो समीकरण है वो पहले से ही संतुलित है, इसमें संतुलन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कहा गया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है। ठीक है, और उसकी अभिक्रिया करवानी है मैग्नीशियम पट्टी के साथ। तो हम करवाते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम पट्टी के साथ। तो मैग्नीशियम पट्टी हम लेंगे प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे तो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और साथ ही बनेगी हाइड्रोजन गैस। तो मैग्नीशियम का सूत्र होता है हमारा Mg जो कि सॉलिड मात्रा में है, इसलिए हमने S से इसे दिखाया। इसके बाद हम लेते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। ये जो 2 लगा है यहाँ पे ये हमने लगाया है इसको संतुलित करने के बाद में। ठीक है। इसके बाद हमने अभिक्रिया करवाई तो हमें मिला मैग्नीशियम क्लोराइड जिसका सूत्र होता है MgCl2। ठीक है, प्लस H2 और क्या प्राप्त हुआ? हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। ठीक है, हमने सूत्र लिख लिया। अब इसके बाद ये जो था 2 हमारा ये नहीं था। ठीक है, इस समीकरण को हमें करना था संतुलित। तो संतुलित करने के लिए हमने क्या किया? इसमें 2 का मल्टीप्लाई करवा दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में और ये क्या हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण हमें प्राप्त हो गया। तो साथियों, यदि आप जानना चाहते हैं कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं और डिटेल में, तो इसके लिए आप हमें नीचे कमेंट करिए तो हम आपके लिए एक स्पेशली वीडियो बना देंगे जिसमें आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से जो है समीकरणों को संतुलित किया जाता है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो जो हमारा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है यानी कि H2SO4 है वो एल्यूमिनियम के साथ जब अभिक्रिया करता है तो हमें एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो हम लिखते हैं Al। ठीक है, 2 कब लगाया? ये तो हमने बाद में जब इसको संतुलित किया है तब लगाया है। ठीक है, इससे पहले जो एल्यूमिनियम का सूत्र होता है वो होता है Al। ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है H2SO4। ठीक है, इसके बाद एल्यूमिनियम सल्फेट का जो सूत्र होता है वो होता है Al2SO4 का होल थ्राइल प्लस हमें मिली हाइड्रोजन गैस यानी हाइड्रोजन गैस का होता है H2। ठीक है, और जो है अब इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? Al के पहले 2 का मल्टीप्लाई और साथ ही H2SO4 के पहले भी 3 का मल्टीप्लाई और H2 के पहले 3 का मल्टीप्लाई और हमारा समीकरण जो है संतुलित हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। तो 4th क्वेश्चन है हमारा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। तो जब साथियों तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है लोहे के रेत के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, लोहे के रेतन का जो फार्मूला होता है वो होता है Fe यानी कि फेरम। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम बोलते हैं HCl। ठीक है, इसके बाद जब आयरन क्लोराइड बना हमारा अभिक्रिया करने के बाद इसका सूत्र हो गया FeCl2। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस का H2। ठीक है, और हमने क्या पाया? हमने पाया अभी है जो समीकरण है वो संतुलित नहीं है तो हमने HCl में क्या करवा दिया? 2 का मल्टीप्लाई करवा दिया और इस प्रकार जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ वह एक रासायनिक संतुलित समीकरण है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एल्कोहल
एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? हाइड्रोजन पाए जाते हैं किसमें? हमारे एल्कोहल में भी हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, और ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन पाया जाता है, लेकिन इनका जो वर्गीकरण है वो अम्ल की तरह नहीं होता। तो हमें यह बताना है एक क्रियाकलाप के द्वारा कि इनका जो वर्गीकरण है वो अम्ल की तरह क्यों नहीं होता, क्योंकि इनमें एल्कोहल में और ग्लूकोज में आयन नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? आयन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए जो है इनका वर्गीकरण जो है अम्ल की तरह नहीं होता है। तो हम उत्तर लिखते हैं इसका। हमें एक जो क्रियाकलाप करेंगे इस यहाँ पे हमें जो जो उपकरण ज़रूरी होंगे वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर कैसे क्या करना है वो आपको हम बताएंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ग्लूकोज, एल्कोहल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन लेना है। तो साथियों, ग्लूकोज और एल्कोहल की तो यहाँ पे बात हुई है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl की तो यहाँ पे बात ही नहीं हुई। तो फिर हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्यों लेना है? तो हमें साथियों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसलिए लेना है क्योंकि हमें ग्लूकोज एंड एल्कोहल तथा हाइड्रोक्लोरिक में अंतर दिखाना है आपको, यानी कि ये जो है एक दूसरे के यहाँ पर विपरीत कार्य करते हैं। ठीक है, तो एक कार्क लीजिए। ठीक है, कार्क ले लीजिए एक, वहाँ पर 2 कीलें लगाकर कार्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कार्क लेना है। ठीक है, ये जो रबर का कार्क है ये लेना है और इसमें 2 कीलें लगाकर जो है 100 ml, ठीक है, 100 ml विलयन में रख देना है। ठीक है, 100 ml विलयन में रखने के बाद में और हमें क्या लेना है, और हमें चित्र 2.6 के अनुसार कीलों को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनल के साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ देना है। अब साथियों हमें क्या करना है, ये हमने एक रबर कॉर्क लगाया। ठीक है, रबर कॉर्क में 2 कीलें लगाई और दोनों कीलों में से 2 तारों को ले जाते हुए, ठीक है, दोनों तारों को ले जाते हुए एक स्विच और एक बल्ब और एक 6 वोल्ट की बैटरी हमें लगानी है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो हमें है इसमें अब बीकर में जो है थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। यानी कि अब बीकर में हम डालेंगे थोड़ी सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे ही हम डालेंगे और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और अब अपना स्विच ऑन कीजिए और आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि बल्ब जल उठता है। क्या होता है, बल्ब ये जलने लगता है। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप को HCl के स्थान पर बारी बारी से ग्लूकोज और एल्कोहल के विलयन के साथ कीजिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है हमारा यहाँ पर कि जो हमने यहाँ पर अभी जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन रखा था उसकी जगह पे अब आप ग्लूकोज रखिए और रखिए एल्कोहल। तब आप देखिए कि क्या परिणाम आपको देखने को मिलता है। तब आप पाएंगे कि एल्कोहल और ग्लूकोज की स्थिति में बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक की स्थिति में जब बल्ब जला था स्विच ऑन करने पर, लेकिन ग्लूकोज एवं एल्कोहल की स्थिति में बल्ब नहीं जलता है क्योंकि विलयनों में H+ आयन नहीं बनता, क्योंकि जो ग्लूकोज और एल्कोहल है उसमें H+ आयन नहीं बनता है। ठीक है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में H+ आयन बनता है, इसलिए जो है वहाँ पर बल्ब जलने लगा था। तो निष्कर्ष यह निकला हमारा कि ग्लूकोज और एल्कोहल H+ आयन उत्पन्न नहीं करते। जो हमारे ग्लूकोज और एल्कोहल हैं वो H+ आयन को उत्पन्न नहीं करते। किसी विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। अगर कोई विलयन है, अगर उसमें हमें विद्युत धारा को प्रवाहित करना है तो हमें किसकी आवश्यकता होगी, आयनों की आवश्यकता होगी। साथियों किसकी आवश्यकता होगी, आयनों की आवश्यकता होगी, जो कि ग्लूकोज और एल्कोहल उत्पन्न नहीं करते हैं। इसलिए इन्हें अम्ल नहीं कहा जाता। इन्हें क्या नहीं कहा जा सकता, अम्ल नहीं कहा जा सकता। ग्लूकोज और एल्कोहल को हम अम्ल नहीं कह सकते क्योंकि यह आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। तो साथियों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। यानी कि जो आश्रित जल होता है, आश्रित जल का मतलब होता है साथियों शुद्ध पानी।
क्या होता है, शुद्ध पानी, मतलब डिस्टिल वाटर। कैसा वाटर, डिस्टिल वाटर को हम बोलते हैं आश्रित जल। ठीक है, तो साथियों अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। आश्रित जल जो है शुद्ध होते हैं, यानी जो आश्रित जल होता है, डिस्टिल वाटर जो होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, प्योर होता है, यानी शुद्ध होता है, जिसमें कि कोई भी आयन नहीं बनता है। और साथियों जब आयन नहीं बनता है तो उस विलयन में विद्युत का चालन भी नहीं होता है। तो उस विलयन में विद्युत का चालन भी नहीं होता, क्योंकि जो विद्युत है उसका चालन करता है कौन, आयन। आयनों के द्वारा जो है विद्युत का चालन होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्षा जल की। तो वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, थोड़ी मात्रा में अम्ल होते हैं, जो कि क्या करते हैं, क्योंकि ये क्यों पाए जाते हैं अम्ल, अम्ल जो है वर्षा में क्यों पाए जाते हैं वर्षा के जल में, क्योंकि वायु में जो उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है, ठीक है, वो क्या करती है, जल में मिलकर इसे अम्लीय बना देती है। यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, वह क्या करती है, वर्षा जल में मिलकर वर्षा जल को कैसा बना देती है, अम्लीय बना देती है। और ये जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, H+ आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जब H+ आयन उत्पन्न करते हैं तो उनके जो अंदर है विद्युत धारा का चालन करने की क्षमता आ जाती है, जिसके कारण जो है यह जो है वर्षा का जल जो है वो विद्युत का चालन कर पाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। साथियों यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे अम्ल होते हैं, ठीक है, जो अम्ल होते हैं अगर उनमें जल की अनुपस्थिति हो, यानी कि जल ना हो, ठीक है, जल के बिना जो हैं जो अम्ल होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, अम्लीय व्यवहार नहीं कर पाते। तो इसका कारण क्या है, जो अम्ल अपना जो अम्लीय व्यवहार है वो जल की अनुपस्थिति में नहीं कर पाते। तो साथियों इसका कारण लिखने की कोशिश करते हैं हम, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्लों से H+ आयन पृथक नहीं हो पाते। क्या होता है, जल की अनुपस्थिति में जो अम्ल होते हैं उनसे हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, पृथक नहीं हो पाते हैं, इसलिए अम्ल का व्यवहार जो है अम्लीय नहीं होता है। केवल जल की उपस्थिति में ही H+ आयन अलग हो पाते हैं। जब अम्लों को जल की उपस्थिति मिलती है या जल मिलता है तभी जो है वो H+ आयन का निर्माण कर पाते हैं। ठीक है, तथा अम्लीय अभिलक्षण दर्शाने के लिए आयनों का बनना जरूरी होता है। यदि हमें अम्लीय अभिलक्षणों को दर्शाना है तो हमें आयनों की आवश्यकता होगी, जो कि संभव होता है जल की उपस्थिति में। ठीक है, जल की उपस्थिति में ऐसा होना असंभव है। तो इसी कारण से जो है अम्ल जो हैं अपना अम्लीय व्यवहार जल की अनुपस्थिति में नहीं दिखा पाते। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 विलयनों ABCD व E कि जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। तो कौन सा विलयन उदासीन है, प्रबल क्षारीय है, प्रबल अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है तथा दुर्बल क्षारीय है। pH के मानों के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित भी कीजिए। तो आइए इसका उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो विलयन A का pH मान है वो है 4। ठीक है, विलयन V का pH मान जो है वो है 1। ठीक है, विलयन C का 11, विलयन D का 7 और विलयन E का जो pH मान है वो 9 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साथियों जो A वाला विलयन है उसका pH मान है 4। ठीक है, जो कि कैसा है, दुर्बल अम्लीय है। अब ये दुर्बल अम्लीय क्यों है, तो साथियों जिन विलयंस का pH मान जो है 7 से कम होता है वो होते हैं अम्लीय। कैसे होते हैं, अम्लीय। और साथियों जैसे जैसे pH मान 7 से अधिक कम होता जाता है, जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही विलयन जो है अधिक प्रबल होगा। कैसा होगा, अधिक प्रबल विलयन होगा। ठीक है, प्रबल अम्लीय विलयन होगा। ठीक है,
तो हमारा 4 है, तो ये कैसा हो गया, दुर्बल अम्लीय। अब हमारे विलेन का पीएच मान है 1, तो ये कैसा हो जाएगा, प्रबल अम्लीय। यानी कि 7, 6, 5, 4, यानी कि जो 7 से कम है, 6, 5, 4, ये तो हमारे कैसे हैं, दुर्बल अम्लीय हैं। लेकिन 1, 2, 3 ये विलयन कैसे हमारे हैं, ये हैं प्रबल अम्लीय विलयन हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो हमारा जो बी वाला जो विलयन है जिसका पीएच मान 1 है, यह कैसा हो जाएगा, प्रबल अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें हम सी, यानी कि सी का जिसका पीएच मान 11 है, वह कैसा होगा, प्रबल क्षारीय होगा। कैसा होगा, प्रबल क्षारीय। जो साथियों हमारे 7 से अधिक होते हैं वो आते हैं क्षार के अंदर। किसके अंदर, क्षार के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 8, 9, 10 ये कैसे होते हैं, ये होते हैं हमारे दुर्बल क्षारीय। ठीक है, अगर हम बात करें 11, 12, 13, 14, तो ये हमारे कैसे होते हैं साथियों, ये सब हमारे होते हैं प्रबल क्षारीय। कैसे होते हैं, प्रबल क्षारीय। तो जो 11, 12, 13 यानी कि हमारा 11 पीएच मान है इसका, तो ये कैसा हो जाएगा, प्रबल क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो सी वाला विलयन जो होगा वो प्रबल क्षारीय हो जाएगा। अगर हम डी वाले विलयन की बात करें जिसका पीएच मान 7 है, तो यह जो विलयन है वो कैसा हो जाएगा, उदासीन विलयन हो जाएगा। 7 पीएच मान पर हमारा विलयन जो है ना ही क्षारीय होता है और ना ही अम्लीय होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ई विलयन की। तो ई विलयन का पीएच मान है 9, तो 9 यह कैसा हो जाएगा, दुर्बल क्षारीय। अभी मैंने बताया था जो 8, 9, 10 होंगे ये कैसे होंगे, दुर्बल क्षारीय होंगे। कैसे होंगे, दुर्बल क्षारीय विलयन होंगे। ठीक है, याद रखना है आपको। तो फर्स्ट वाले का आंसर साथी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो आंसर है, तो H+ आयन की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे पीएच मान उसी तरह घटता चला जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी जो सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, पीएच मान घटता चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सबसे अधिक पीएच मान है प्रबल क्षारीय सी का, तो इसका हमने सबसे पहले रखा सी को। ठीक है, फिर इसके बाद ई जिसका पीएच मान 9 है, फिर हमने इसके बाद डी को रखा जिसका पीएच मान 7 है, फिर इसके बाद हमने ए को रखा जिसका पीएच मान 4 है, और जिसके बाद हमने बी को रखा पीएच मान 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को देखा। ठीक है, और एक्सप्लेन किया और अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, परख नली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। तो हमें कुछ इस प्रकार से 2 परख नली ले लेनी है और इसमें समान लंबाई की जो है हमें पट्टियाँ ले लेनी है, किसकी, मैग्नीशियम की। ठीक है, परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है। ठीक है, परख नली ए में हमें क्या डालना है, HCl डालना है, और परख नली बी में हमें एसिटिक अम्ल CH3COH, ठीक है, CH3COOH डालना है, यानी कि हमें एसिटिक अम्ल डालना है। तो हमें दोनों अम्लों की जो मात्रा है तथा जो सांद्रता है वो कैसी है, समान है। तो फिर बताना है कि किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों होगी। तो साथियों जो HCl हमारा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह क्या करेगा, यह तेजी से बुदबुदाहट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यह एक प्रबल अम्ल है। ठीक है, जबकि CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल एक जो है दुर्बल प्रकार का अम्ल है। तो इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। परख नली ए यानी कि HCl वाली परख नली में बुदबुदाहट अधिक तेजी से होगी, क्योंकि HCl जो है एक प्रबल अम्ल है, यानी हाइड्रोक्लोरिक जो है एक प्रबल अम्ल है जो पूर्णतः वियोजित होकर, जो कि अगर पूर्णतः टूट जाए फिर भी जो है क्या क्या करता है, H+ और क्लोरीन माइनस आयन अधिक मात्रा में बनाता है। ठीक है, जबकि CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है जो कम मात्रा में H+ आयन बनाते हैं, क्योंकि यह कम विघटित हो पाता है। जो हमारा एसिटिक अम्ल है यह कम विघटित हो पाता है और कम मात्रा में H+ आयन का निर्माण करता है, जबकि HCl जो है काफ़ी मात्रा में जो है H+ आयन का निर्माण करता है, जिससे कि परख नली ए यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वाली परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी।
क्यों होगी? क्योंकि HCl जो है एसिटिक अम्ल की अपेक्षा जो है काफ़ी प्रबल अम्ल है। ठीक है, याद रखना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताज़े दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना सुझाव बताइए या अपना उत्तर लिखिए। तो साथियों, इसका आंसर लिखने की कोशिश करते हैं हम। साथियों, जो दूध से दही बनने की प्रक्रिया होती है उसमें किसका निर्माण होता है? उसमें होता है लैक्टिक अम्ल का निर्माण, जिसके कारण जो है इसका पीएच मान जो है 6 से कम हो जाता है, यानी कि 6 से भी कम हो जाता है। अगर दूध का पीएच मान 6 होता है तो दही बन जाने पर इसका पीएच मान 6 से भी कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इस दूध से दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है ताकि ताज़े दूध के पीएच के मानों को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? इसका आंसर हमारा होगा कि ताज़े दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय ग्वाला इसलिए बना देता है क्योंकि क्षारीय दूध जो होता है वो अधिक समय तक खराब नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ग्वाला 6 से बदलकर जो है इसको अधिक थोड़ा क्षारीय बना देता है, यानी कि अम्लीय से कैसा बना देता है? क्षारीय बना देता है। और जो क्षारीय दूध होता है वो अधिक समय तक खराब नहीं होता, इसलिए जो है दूधिया या ग्वाला जो है इसमें जो है थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? तो इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि इस क्रिया में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। और लैक्टिक अम्ल बनने से पहले क्या होता है? हमारा जो दूध होता है वो क्षारीय फार्म में होता है। किस में होता है? क्षारीय फार्म में होता है। तो ये जो क्षारीय फार्म में दूध होता है, क्षार से पहले क्या बनता है? अम्ल बनता है। ठीक है, अम्लीय फार्म में आता है। जब अम्लीय फार्म में आता है उसके बाद जो है लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और तब जाके जो है हमारा दही बनता है, जिसके कारण जो है दही बनने में अधिक समय लग जाता है। समझ में आई बात? क्योंकि ग्वाले ने क्या किया था? दूध में मिला दिया था बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा के मिलते ही हमारा जो दूध था वो हो गया था क्षारीय, और जो हमारा दही बनता है उसमें बनता है लैक्टिक अम्ल। तो जो हमारा दूध था कैसा था? क्षारीय था। क्षारीय से बना आके दूध हमारा अम्लीय पहले आया, अम्लीय मात्रा में। ठीक है, जब अम्लीय में आया तब हमारा बना लैक्टिक अम्ल। जब लैक्टिक अम्ल बना तब जाके जो है हमारा जो दूध था वो दही में कन्वर्ट हो पाया। तो इस प्रक्रिया में अधिक समय लग जाता है। ठीक है, तो इसके कारण ही जो है क्या नाम है, इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लग जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसकी व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो आइए साथियों इसका आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। साथियों, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है को आर्द्र रोधी बर्तनों में इसलिए रखा जाता है कि क्योंकि यह जो है जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो आर्द्रता की अगर उपस्थिति में आता है, यानी नम वायु की उपस्थिति में आता है, तो यह क्या करता है? जल को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, यह जल को अवशोषित कर लेता है और क्या बनाता है? ठोस पदार्थ जिप्सम बनाता है। ठीक है, ठोस पदार्थ जिप्सम बनाता है, और ये ठोस पदार्थ जिप्सम क्या करता है? इसके जो है जल के साथ मिलकर जो जमने का गुण है वह नष्ट कर देता है। इस कारण से जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तनों में रखा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमारा सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O प्लस 1 से 1/2H2O से अगर अपक्रिया हो जाए, हमारी आर्द्रता से अगर नम जल से अगर अपक्रिया हो जाती है तो क्या होता है? तो बनता है हमारा जिप्सम पदार्थ, यानी कि बन जाता है CaSO4 × H2O, जल बन जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? जिससे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो जल के साथ मिलकर जमने का गुण होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो है हम क्या करते हैं? इनको प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम आर्द्र रोधी बर्तनों में रखते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा हमारा, जो अम्ल और क्षारक होते हैं, अगर हम अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, लवण एवं जल मिलता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चूँकि जो सभी अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, H+ आयन बनाते हैं, तथा जो सभी क्षारक होते हैं OH- आयन बनाते हैं, जिससे हमारा क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है। और हमारी कैसी अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। यानी कि हम कोई भी अगर अम्ल लेते हैं और उसकी क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें मिलता है लवण एवं जल। ठीक है, तो इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। फर्स्ट उदाहरण है हमारा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा एक क्षार है, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हमारा क्या है, अम्ल है। ठीक है, अगर इनकी हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें NaCl यानी कि लवण मिलता है और साथ ही में मिलता है जल। ठीक है, अगर हम KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम किसी भी अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें एक उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि लवण और जल प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताइए। फर्स्ट हम आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, धोने के सोडे का उपयोग। तो फर्स्ट हमारा जो उपयोग है धोने के सोडे का, वो है धोने का सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। जो हमारा धोने का सोडा है इसका उपयोग जो है हम कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में करते हैं। अगर हम बात करें सोडियम कार्बोनेट यानी धोने के सोडे की, तो इसका उपयोग जो है घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है। अगर हम बात करें बेकिंग सोडा के उपयोग की, तो बेकिंग सोडा का उपयोग जो है बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, और यह बेकिंग पाउडर जो है बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। ठीक है, इसका उपयोग यानी बेकिंग सोडा का उपयोग जो है अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। जो हमारा बेकिंग सोडा होता है इसका उपयोग जो है अग्निशामक में भी किया जाता है। तो साथियों, आज इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 के सभी क्वेश्चन आंसर को कवर किया। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।